भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे और हथेलियों से अपनी आईज को कवर करेंगे। तो कल जो हमने अपना कंप्लीट किया था, कल हमने किया था कि आहार किस किस फैक्टर पे मतलब बदलाव आता है। जैसे कि हमने देखा था कि भौगोलिक आधार पर भी, जैसे भूमि किस कैसे जगह आप रहते हैं उस पर आहार में बदलाव आ जाता है। काल में, यानी कि आप कहाँ रहते हैं, सर्दी गर्मी का मौसम है तो खाना बदल जाता है, दिन भर में कितनी बार आप खाना बदल जाता है। तीसरा था वय, यानी कि आप यंग हैं या वृद्ध अवस्था में हैं या किस उम्र में हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स पे हमारा जो डाइट है, खान पान है, वो सब बदलता रहता है। एक फैक्टर मैंने आपको अलग से बताया था, यानी कि आपका जो फिजिकल एक्टिविटी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो जैसे कि अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं दिन भर, फिजिक ज्यादा है, तो आपका जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट होगा। अगर आपकी मेंटल एक्टिविटी ज्यादा है, मानसिक काम ज्यादा है, तो आपका डाइट बदल जाएगा। किस तरीके से बदलेगा, कैसे रिक्वायरमेंट बदलेगी, वो भी अभी हम जैसे जैसे क्लास में आगे चलेंगे तो वो आपको समझ आएगा। ठीक है, क्योंकि जो एक फिजिकली मेहनत करने वाला पर्सन है उसकी एनर्जी कंजप्शन बहुत ज्यादा होता है, तो उसका रिक्वायरमेंट डिफरेंट होता है। बट अगर आप मेंटल काम ज्यादा कर रहे हैं, जैसे कि ऑफिस में है या स्टडी कर रहे हैं, तो उनका फिजिकल जो रिक्वायरमेंट है डाइट का वो डिफरेंट होता है। तो दोनों का खान पान सेम नहीं हो सकता। अभी क्या होता है कि जैसे हम सेम जो हम ट्रेडिशनली चीजें करते आ रहे हैं, खाते आ रहे हैं, उसी को कंटिन्यू करते हैं, चाहे हमारा दिन भर में फिजिकल एक्टिविटी जीरो हो, पूरा दिन कोई मूवमेंट ना हो, लेकिन डाइट हम चेंज नहीं करते अपने रूटीन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपको ये भी देखना चाहिए कि आपका कितना कैसा रूटीन है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना डाइट चेंज करना चाहिए। ठीक है, तो वो अभी हम आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, प्रकृति पर। ठीक है, तो प्रमुख रूप से 3 प्रकार की होती है। तो जो भोजन की प्रकृति है, तो वो कैसी कैसी आप मतलब प्रकृति होती है भोजन की, अब वो देखते हैं। पहले यहाँ पे होता है वातिक। इस प्रकृति के व्यक्ति की भूख, व्यक्ति की जो प्रकृति है उसके अनुसार भी आहार बदलाव होता है। जैसे वातिक प्रकृति, वात प्रकृति के अगर आप हैं तो आपकी भूख अनियमित होती है, कभी बहुत ज्यादा लगेगी, कभी बहुत कम लगेगी, कभी बहुत तेज भूख लगती है, कभी बिल्कुल भी नहीं लगती। वात प्रकृति का जो व्यक्ति होता है उसके मेंटल स्टेटस भी बहुत ही कह सकते हैं कि फ्लक्चुएट होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर आपको बात करें कि एक ही सिचुएशन में अलग अलग तरीके से व्यक्ति रिएक्ट करता है, वातज, पित्तज और कफज, पैतिक और कफज। तो यानी कि कैसे, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दे के आपको उसको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो इसमें क्या होता है कि जैसे सपोज कोई काम, जैसे अगर हम खाने के उदाहरण ले लें कि अगर हमारे घर में खाना बनने में आज लेट हो गया है, तो आप उसमें वात प्रकृति का जो व्यक्ति है वो अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, पित्त प्रकृति का अलग तरीके से और कफ प्रकृति का अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। कैसे रिएक्ट करते हैं वो देखते हैं। अगर वात प्रकृति है तो वो आपसे, आप अगर आपने उनको बोल दिया कि अभी खाना बनने में आधा घंटा लगेगा, ठीक है, तो वो आधे घंटे में भी आपसे 10 बार पूछेंगे बना क्या, खाना तैयार हो गया क्या, खाना तैयार हो गया क्या। तो यानी कि मानसिक और फिजिकली बहुत ज्यादा चंचल होते हैं। बहुत से लोग आपने देखा होगा बहुत ज्यादा भाग
दौड़ मतलब एक जगह शांति से नहीं बैठ सकते, तो यानी कि वो उनकी प्रकृति है। उसी सिचुएशन में पित्त प्रकृति का व्यक्ति कैसे रिएक्ट करता है, अगर आपने उसको कहा आधा घंटे में खाना तैयार हो रहा है, तो पित्त प्रकृति का व्यक्ति आधा घंटा तो शांति से बैठा रहेगा, लेकिन आपने उसे आधे घंटे का टाइम दिया है, आधे घंटे के बाद उसको खाना चाहिए, तो आधे घंटे से 5 मिनट भी अगर ऊपर हो जाती है तो यानी कि उसको गुस्सा आ जाता है। तो यानी कि वो एक तरीके से कह सकते कि एक डिसिप्लिन या पंक्चुअल कह सकते हैं, या अगर उस समय पर वो काम नहीं हुआ तो गुस्सा बहुत जल्दी आना। तो ये जो बिहेवियर है ये शो करता है कि पित्त प्रकृति का व्यक्ति है। इसी तरीके से कफ प्रकृति का व्यक्ति उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा। कफ प्रकृति का व्यक्ति, अगर आपने कहा कि आधा घंटा लगेगा खाने में, तो वो कहेगा कोई बात नहीं, जब बन जाए तो मुझे बुला लेना, तब मैं आ जाऊंगा। तो वो आधे घंटे से अगर आपको 1 घंटा भी अगर हो जाएगा तो वो आपसे पूछने नहीं आएगा कि खाना बन गया क्या। तो जब आप बन जाएगा तो आप उनको बता दोगे कि हाँ खाना बन गया, आप आ जाइए खाना खा ले। तो यानी कि ये हमारा जो बिहेवियर है, प्रकृति है, वो भी इन सब के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो यही यहाँ पे बताया गया है। इसी तरीके से भूख भी है, जैसे वात प्रकृति के व्यक्ति की भूख अनियमित होती है, जैसे कि हमने देखा कि उसका बिहेवियर हो, भूख हो, सब अनियमित होती है। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी लग सकती है, बहुत, और हो सकता है लगे ही ना। पित्त प्रकृति की भूख तीव्र होती है और पाचन शक्ति उत्तम होती है। तो जैसे कि उसका बिहेवियर में भी देखने में आया कि वो एक समय तक तो पेशेंस रखते हैं, लेकिन अगर उस समय तक खाना ना मिले तो उनको गुस्सा आता है। इसी तरीके से लेकिन उनकी पाचन शक्ति बहुत अच्छी होती है, वो खाना अगर कुछ भी खा लेते हैं तो उसको इजिली डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये यानी कि अगर ऐसा आपका प्रकृति है तो यानी कि आपकी प्रकृति पित्तज, पित्त आपका जठराग्नि आपकी ऑलरेडी काफी अच्छी है। ठीक है, तो ये शो कर रहा है कि आपकी जो प्रकृति है, पाचन शक्ति है, वो काफी अच्छी है, तीव्र है। और कफ व्यक्ति की जो है वो अधिक भोजन करने की इच्छा होती है। जो कफ प्रकृति का व्यक्ति होता है उसकी भूख बहुत ज्यादा लगती है, वो खाना ज्यादा मात्रा में खाना चाहता है। और ऐसे व्यक्ति काफी ज्यादा मोटे भी हो जाते हैं। जब भूख अच्छे से लगती है तो वो खाना, देखिए मोटा तो पित्त वात प्रकृति का भी इंसान हो सकता है और कफ प्रकृति का भी हो सकता है, लेकिन वात प्रकृति का व्यक्ति बहुत ओवर ईटिंग नहीं करता है। ठीक है, ओवर ईटिंग की जो टेंडेंसी अधिकतर देखने में आती है वो आती है कफ प्रकृति के व्यक्ति की। बिहेवियर वाइज वो थोड़े शांत होते हैं, बट खाना खाने की जो टेंडेंसी होती है उनकी काफी मतलब भूख काफी अच्छे से लगती है, डाइट काफी अच्छे से लेते हैं, खाना अच्छे खाते हैं, बट उनका वेट गेन इजिली हो जाता है। आप कह सकते हैं कि कफ प्रकृति का व्यक्ति का जो वजन है वो थोड़ा भी खाने पर आसान तेजी से बढ़ जाता है, जबकि पित्त प्रकृति के व्यक्ति की अग्नि तीव्र होने की वजह से वो ज्यादा भी खा लेगा लेकिन वजन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसका डाइजेस्टिव फायर तेज है तो वो पचा लेता है। जबकि कफ वाले की अग्नि उतनी तेज नहीं होती तो वो उसका मोटापा बढ़ाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज में डिफरेंस है कि पित्त प्रकृति का व्यक्ति उसको पचा, अगर उसने ज्यादा खाया भी है तो वो उसको इजिली आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे व्यक्ति बहुत खा लेते हैं और आप सोचते हैं कि ये फिर भी मोटे नहीं होते, ये तो इतना सब कुछ खा लेते हैं, तो वो कुछ चीजें नेचुरल भी होती हैं। तो उनका डाइजेस्टिव फायर इतना अच्छा है कि उन्होंने जो खाया उसको इजिली डाइजेस्ट कर लिया। ठीक है, तो ये हमने वात पित्त और कफ के अनुसार पढ़ा। आधुनिक जीवन शैली का अवलंबन तथा पाश्चात्य प्रणीत आहार विहार के परिणाम स्वरूप वर्तमान में मनुष्य जाति विशेष रोगी से ग्रसित होती जा रही है, जिससे अभी आज हम पेज नंबर 3 पर हैं। ठीक है, पेज नंबर 3 पर है। मुख्यतः पाचन संबंधी रोग आ रहे हैं, जैसे मधुमेह यानी कि डायबिटीज आ रहा है,
वृक रोग यानी कि किडनी की बीमारियां आ रही हैं, यकृत मतलब लीवर की प्रॉब्लम आ रही है, हाई उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, और अनुबंध तथा संगठित रोगों से अत्यधिक वृद्धि हुई है। इसका मुख्य तो यानी कि गलत खान पान इसका बहुत बड़ा रीजन है इन सब बीमारियों का। तो आधुनिक विज्ञान के रिसर्च में या अनुसंधान में समय समय पर बदलाव होता रहता है। देखिए, जब जो मेडिकल साइंस है उसमें समय समय पर चेंजेस आते रहते हैं, नई नई रिसर्चेस होती रहती हैं, ठीक है। तो जबकि प्राचीन काल में जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें जो वर्णित है उनमें कोई बदलाव नहीं आता। वो जो उस टाइम पे लिखे गए हैं वो आज भी उतने ही एज इट इज चले आ रहे हैं, और वो आज भी उतने ही सत्य है, उतनी ही चीजें, उनमें कोई बदलाव की कभी गुंजाइश हुई ही नहीं। तो जब वो हजारों साल पहले कोई भी ग्रंथ लिखे गए तब भी वो उतने ही सही थे, और आज के टाइम में भी वो उतने ही सही हैं। तो यानी कि वो इतने रिसर्च बेस वो ग्रंथ है हमारे कि उनमें कभी कोई चेंज की गुंजाइश भी नहीं आई। रिसर्चेस जो होती रहती हैं उनमें कभी कभी चेंजेस आते रहते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे पाश्चात्य तो इससे क्या हो रहा है कि जो हमारे ग्रंथों में लिखा गया है वो आज भी हमारी लाइफ स्टाइल में उतना ही फिट बैठ रहा है, और जिसकी वजह से योग हो, आयुर्वेद हो, इन सब चीजों को ना सिर्फ इंडिया में, वेस्टर्न कंट्रीज भी इसको एक्सेप्ट कर रही हैं। ठीक है, तो क्यों एक्सेप्ट कर रही है? क्योंकि हमारे लाइफ स्टाइल में वो आज भी उतने अच्छे से फिट बैठते हैं, और जो आज रिसर्च, मॉडर्न साइंस रिसर्च करके बता रही है वही चीज सालों साल पहले हमें बताई गई है, जिसको कि मॉडर्न साइंस दोबारा रिसर्च करके और एक आप कह सकते हैं कि और अच्छे से प्रमाणित हो जाता है कि हाँ, मॉडर्न साइंस ने भी ये मान लिया है कि जो ग्रंथों में लिखा गया है वो सही लिखा गया है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो उस जब वही चीज हमें हमारे ट्रेडिशन में, हमारे दिनचर्या में शामिल होती हैं, लेकिन हमें उनका लॉजिक, हमारा रीजन पता होने की वजह से, ना पता होने की वजह से हम उन चीजों को कई बार छोड़ देते हैं, या उन चीजों की वैल्यू नहीं करते। फिर जब वही चीजें हमें वेस्टर्न कंट्री से या मॉडर्न साइंस रिसर्चेस के बाद सामने आती है, तो हम उस चीज को वापस से एक्सेप्ट कर लेते, इजिली एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा नजरिया हमारा बदलाव आया है। तो ठीक है, तो इसमें यानी कि उन चीजों को ना सिर्फ हम वापस से दोबारा से हम लोग एक्सेप्ट करें, इवन वेस्टर्न कंट्रीज भी उन सारी चीजों को एक्सेप्ट कर रही है। और अब चाहे वो योग है, आयुर्वेद है, अब जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे कि हमने कल हल्दी के पानी की या दूध की बात की थी, तो वो हमें तो सालों साल से पता है ये चीजें, लेकिन हाँ, वेस्टर्न कंट्रीज ने उस चीज पर रिसर्च किया तो उन्होंने उस चीज को मान लिया और एक्सेप्ट कर लिया, अपने लाइफ का एक हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, लेकिन वो हमारी लाइफ का हिस्सा ऑलरेडी सालों से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि योग में कुछ आसन प्राणायाम करके ही वो हमारे जीवन का हिस्सा बना है। योग को हमारे जीवन में अपने आप ही दे दिया गया। जैसे कि मैंने ये बात पहले भी कही है कि हमारे बैठने के लिए, जैसे खाना खाने के लिए हमें बताया गया था कि हमें सुखासन में बैठकर खाना खाना चाहिए, है ना। तो ये भी तो एक योग है कि हमें बताया गया है कि हमें किस आसन में बैठकर खाना खाना चाहिए। तो हमें बताया गया, तो वो हमें किसी ने समझाया थोड़ी कि हम कहीं पढ़ के आए हैं, वो ट्रेडिशनली चीजें चली आ रही हैं। तो वो योग का ही एक हिस्सा है जो कि हमारे जीवन का भी हिस्सा है। तो कि हमें सुखासन में बैठ के खाना खाना चाहिए। जब सुखासन में बैठ के आप खाना खाएंगे तो इजिली डाइजेस्ट हो जाएगा, पच जाएगा। अगर आप चेयर पर बैठकर खाते हैं तो
उससे क्या होता है कि आपकी डाइजेस्टिव फायर जो पूरा ब्लड से न लग के पैरों की तरफ जाने लगता है, तो जिससे आपका पाचन स्लो हो जाता है। तो जिससे आपको बहुत सारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। इसी तरीके से हमें बताया गया कि खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठना चाहिए। ठीक है, तो ये भी हमें हमारे जीवन का हिस्सा पहले से बना आ रहा है। और इसी तरीके से हमें बताया गया सुबह, जैसे पहले इंडियन टॉयलेट्स होते थे, कि फ्रेश होने के लिए मलासन सबसे बेस्ट आसन बताया गया। अभी हम वेस्टर्न टॉयलेट्स यूज करते हैं, तो जिसकी वजह से अधिकतर लोगों को कॉन्स्टिपेशन, कब्ज का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हमने खाने का आसन भी छोड़ दिया, खाने के बाद का भी छोड़ दिया, और जो मलासन है उसको भी, तीनों आसन छोड़ दिए। तो जिसकी वजह से आपको बहुत सारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आई, आपको कब्ज हुआ, आपको गैस बनी, आपको एसिडिटी हुई। तो उन सब का कारण हर जगह से आता है। तो इस तरीके से ये भी एक पॉइंट है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 4, आहार की परिभाषा। ठीक है, तो आहार विषय की व्यापकता इतनी विस्तृत है कि हमें मूल सूत्र या बिंदुओं के आधार पर इसे समझना होगा। आयुर्वेद में वर्णित आहार संबंधी निर्देशों को आधार मानकर यह विषय वस्तु प्रस्तुत है। देखिए, इसमें आहार के लिए बताया गया है कि आपके शरीर को देखकर आपके भोजन की कल्पना की जा सकती है। इससे मिलती जुलती अंग्रेजी कहावत है, यू आर व्हाट यू ईट। तो यानी कि जो आप खाना खाते हैं उसी के बेस पर आपकी बॉडी स्ट्रक्चर भी होता है। तो ये कैसे होता है बॉडी स्ट्रक्चर? अभी हमने बिहेवियर की बात की, वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग, कि एक ही सिचुएशन में कैसे बिहेवियर बदल जाता है वात पित्त कफ वाले व्यक्तियों का, इसी तरीके से बॉडी स्ट्रक्चर भी बदल जाता है। तो कैसे अगर आप वात प्रकृति के व्यक्ति हैं तो बहुत ही थिन होंगे, पतले दुबले होंगे, आपका जो बोन का डेंसिटी है वो भी पतला होगा। जैसे कुछ लोगों का बोन बहुत ही, हड्डी बहुत ही पतली होती है, तो ऐसे व्यक्ति वात प्रकृति के होते हैं। और पित्त प्रकृति के व्यक्ति नॉर्मल, ना बहुत दुबले पतले और ना बहुत मोटे, तो क्योंकि उनका डाइजेशन इतना अच्छा है, वो अच्छे से खाते हैं, पचाते हैं, और उनकी हेल्थ एकदम परफेक्ट रहती है। इसी तरीके से कफ प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं वो अच्छे से खाते हैं, बट उनका पाचन उतना अच्छा नहीं होता, तो वो लोग मोटे होते हैं, उनकी बोन डेंसिटी भी मोटी होती है, यानी कि ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं, उनका बॉडी थोड़ा ब्रॉड टाइप का होता है। तो यानी कि इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि वात पित्त कफ के अनुसार आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, आपका बिहेवियर कैसा होगा। तो और जैसे बहुत से, ये तो स्ट्रक्चर वैसे हो गया। अब बहुत लोग जो सात्विक भोजन करने वाले होते हैं, सिंपल घर का बना हुआ ताजा भोजन खाते हैं, वो शांत कूल पर्सन होंगे। जो बहुत ही ऑयली स्पाइसी खाएंगे वो थोड़ा गुस्से वाले, शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे। जो बहुत तामसिक भोजन करते हैं वो बहुत ही राजसिक भोजन करने वाले आलसी टाइप के होंगे, उनको आलस ही भरा रहेगा। तो यानी कि आपके भोजन के अनुसार आपका जो बिहेवियर है वो भी बदलता है। ठीक है, तो सात्विक, राजसिक और तामसिक वो हम ये आगे पढ़ेंगे उसको भी। तो कोई भी खाने योग्य पदार्थ जो शरीर के लिए उपयोगी सिद्ध हो आहार या भोजन है, यानी कि जो भी हमें हमारे शरीर को ऊर्जा दे, एनर्जी दे, उसकी ग्रोथ करे, उसकी रिपेयरिंग करे, वो सब भोजन है जो हमारे शरीर में अंदर जाता है। तो ये ठोस भी हो सकता है, अर्ध ठोस भी हो सकता है, या तरल भी हो सकता है। ठीक है, तो दो विशेषताएं बताई गई हैं। भोज्य पदार्थ खाने योग्य हो, वो भोजन है जो खाने योग्य हो। ऐसी चीज नहीं कि हम लकड़ी नहीं खा सकते या कोई ऐसी चीज नहीं खा सकते, यानी कि वो भोजन नहीं हो सकता। जो चीजें खाने योग्य हैं वही भोजन हो सकती हैं।
तो दूसरा है भोजन पदार्थों से शरीर का पोषण मिलना चाहिए, खाने योग्य भी हों और उनसे कुछ मिले। ऐसा नहीं कि अपने अपने उसको अपने शरीर में तो डाल दिया पर उससे कुछ मिल नहीं रहा। आज के समय में ऐसा भोजन ज्यादा करते हैं लोग जिसका पोषक तत्व है वो कम होते हैं, यानी कि वो आपके शरीर को न्यूट्रिशन नहीं देता। ऐसा भोजन हम ज्यादा करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में आ गए हैं जिसमें भोजन का कोई गुण भी नहीं है, फिर भी वो हमारे डाइट का एक हिस्सा बनते जा रहे हैं। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, जैसे कि आपका मेयोनीज हो गया। तो कोई भोज्य पदार्थ ना होने के कारण बावजूद भी वो हमारे डाइट के हिस्सा धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। और भी ऐसे पूरा फ्लड है मार्केट में, ऐसे बाढ़ आई हुई ऐसे प्रोडक्ट्स की जिनमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, न्यूट्रिशनल वैल्यू उनका 0 है। तो यानी कि वो भोजन है ही नहीं। जब उनके अंदर कोई पोषक तत्व ही प्रेजेंट नहीं है तो यानी कि वो भोजन की कैटेगरी में है ही नहीं। ठीक है, तो वो सिर्फ आपका पेट भरने में तो काम कर रहे हैं, लेकिन वो आपको न्यूट्रिशन पोषक तत्व नहीं दे रहे कुछ भी। तीसरा गुण क्या है? भोजन पोषक तत्व तथा पोषण प्रदान करने वाले तत्वों का जटिल सम्मिश्रण है। तो यानी कि वो पोषक तत्व भी हो, पोषण भी प्रदान, मतलब एक कॉम्प्लेक्स, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, फैट भी हो। अभी पढ़ेंगे सब कुछ आगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि आहार के गुण। सुश्रुत चिकित्सा अध्याय में आहार के सामान्य गुणों का वर्णन इस प्रकार है। आहारः प्रोणन सद्यो बलकृत देह धारक। ठीक है, तो अर्थात यहाँ पे बताया गया है आयुस्तेज सह मृत्युजय निर्विघ्नम। तो अर्थात आहार पुष्ट करने वाला, त्वरित बल कारक, देह को धारण करने वाला, आयु बढ़ाने वाला, तेज बढ़ाने वाला, उत्साह बढ़ाने वाला, स्मृति और ओज बढ़ाने वाला, अग्नि बढ़ाने वाला। अगर उनमें ये गुण है भोजन में तो यानी कि वो भोजन है। ठीक है, अगर उनमें गुण नहीं है तो वो भोजन ही नहीं है। तो कैसा ये आप सब देखना, इसको जरूर अंडरलाइन करना। पेज नंबर 5 पर है कि भोजन के गुण, कैसा भोजन हो। अगर ये क्वेश्चन है तो इसमें आप क्या कहेंगे? आहार पुष्ट करने वाला हो, त्वरित हो, बलकारक, देह को धारण करने वाला हो, आयु, तेज, उत्साह, स्मृति और ओज, अग्नि को बढ़ाने वाला। ठीक है, तो ये पेज नंबर 5 पर है आहार के गुण। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा था कि किस किस के आधार पर भोजन को में बदलाव आता है। तो भोजन में बदलाव आता है भौगोलिक दिशा, भौगोलिक जो बदलाव के कारण, भूमि के बदलाव के कारण आता है, और काल के कारण आता है, समय के कारण आता है, व्यय के कारण यानी कि उम्र, आयु के कारण आता है। तो जो इसमें बताए गए हैं वो यही है, प्रकृति। और चौथा जो मैंने आपको बताया था कि आपके रूटीन के, आपके व्यवसाय के, आपके दिनचर्या के अनुसार भी खाने में बदलाव आता है। ठीक है, तो इसको आप एग्जाम में तो लिखे या नहीं लिखे, बट हाँ आपको ये हेल्प करेगा। प्रकृति, अब भोजन की प्रकृति कैसी हो, व्यक्ति की प्रकृति भी भोजन के ऊपर निर्भर करती है। तो दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि भोजन के अनुसार, तो वात प्रकृति का व्यक्ति, पित्त का और कफ का व्यक्ति, कैसे कैसे उनका भोजन के प्रति रुचि होती है। ठीक है, तो वात प्रकृति वाले की जो भूख है वो अनियमित होती है, कभी बहुत तेज लग सकती है, कभी बहुत कम लगती है। तो इस तरीके से भोजन की उन व्यक्तियों की प्रकृति भोजन के प्रति अलग अलग होती है। पित्त प्रकृति की तेज होती है, अग्नि भी और भूख भी तेज लगती है, पाचन अच्छा होता है। और कफ वाले की भूख खूब अच्छी होती है, तो खूब मात्रा में भर भर के खाना खा लेते हैं। तो ये हमने पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा आहार की परिभाषा पढ़ी, आहार की विशेषताएं, आहार के अंदर क्या विशेषताएं होनी चाहिए,
आहार के अंदर हमने कहा कि एक तो वो खाने योग्य चीज हो, दूसरा हमने कहा उसके अंदर पोषक तत्व जरूर कुछ ना कुछ हो। ठीक है, ऐसा वो उसकी विशेषताएं होती हैं भोजन की। तीसरा ये एक जटिल सम्मिश्रण है, मतलब भोजन जो है उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि उसमें बस एक कोई खाने की चीज, उसमें बस प्रोटीन ही प्रोटीन है, ऐसा नहीं हो सकता। उसमें मिनरल्स भी होंगे, उसमें कार्बोहाइड्रेट, हाँ हो सकता है किसी में प्रोटीन ज्यादा मात्रा में हो, किसी में कार्बोहाइड्रेट, यानी कि वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो, तो कॉम्प्लेक्स चीज है। तो ये खाने की विशेषताएं, आहार की विशेषताएं हमने पढ़ ली। ठीक है, इसके बाद बारी आती है गुणों की। तो जो गुण है वो हमने यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कैसा भोजन हो। गुण जो कि आयु, तेज, उत्साह, अग्नि बढ़ाने वाला, ये सब बल, बुद्धि, विद्या तो ये सब बढ़ाने वाला जो है वो आहार, ये उसके गुण हो गए। इसके बाद आते हैं गुणों के आधार पर। गुण पढ़ लिए अब हमने, ठीक है। अब गुणों के आधार पर आहार कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो गुणों के आधार पर सबसे पहले हम बात करेंगे गुण के आधार पर। तो गुण के आधार पर हम बात कर रहे हैं सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो गुणों के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 3, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक भोजन कैसा होता है? शरीर शुद्धि तथा मन शांत करने वाला आहार, जो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ताजा बना हुआ हो, घर का बना हुआ हो, फ्रेश हो। फ्रेश का मतलब ऐसा नहीं होता कि आपने 8 दिन पहले सब्जियां फ्रिज में रख ली लाके और 8 दिन बाद आप उन्हें कुक कर रहे हैं तो वो फ्रेश मानी जाएंगी, बिल्कुल भी नहीं। 8 दिन से वो आपके फ्रिज में पड़ी हुई है तो उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू तो वहीं खत्म हो गई, ठीक है। अब आप उन्हें कुक कर रहे हो तो उसके अंदर तो कुछ भी नहीं रहेगा, वो डेड फूड ही होएगा, और सात्विक भोजन नहीं होगा। सात्विक भोजन तब माना जाएगा जब आप उसको ताजा बाजार से खरीद के लाओगे और उसको 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर पका लोगे। कोशिश करें उसी दिन या अगले दिन ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो हमें लगता है कि हमने फ्रिज से निकाल के बनाया, भले ही वो फ्रिज में 8 दिन से रखी है तो कि वो फ्रेश है, नहीं, वो फ्रेश नहीं है। उसके सात्विक गुण खत्म हो चुके हैं, उसके पोषक तत्व खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो ताजा बना हुआ हो, घर का बना हुआ हो, और हरी सब्जियां, ड्राई फ्रूट सब कुछ, तो ये सब सात्विक भोजन है, ठीक है। और तो ऐसा भोजन आपको हमेशा शरीर को शुद्ध करता है, मन को शांत रखता है, ऐसे और व्यक्ति आप अच्छे से अपने डिसीजन लेते हैं, अच्छे से अपना काम करते हैं। तो जो व्रतों में आप खाना खाते तो पूर्ण रूप से सात्विक होता है, ठीक है। तो ये आपका बिहेवियर, आपको गुस्सा बहुत जल्दी नहीं आएगा जो सात्विक भोजन करने वाले लोग होते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, सात्विक भोजन करने वाले कभी मोटे भी नहीं मिलेंगे। दूसरा भोजन आता है राजसिक, शरीर और मन को उत्तेजित करने वाला अति सेवन से। तो राजसिक से गुस्सा आता है, जैसे कि मैंने बताया गुस्सा दिलाता है ये ऐसा खाना जो आपको गुस्सा दिला दे, उत्तेजित करे। तो मसालेदार खाना, चाय, बहुत ज्यादा चाय कॉफी पीना, कोल्ड ड्रिंक्स पीना और मसालेदार खाना खाना, तो ये सब तला हुआ, पूरी पराठे खाना, तो ये सब आपको राजसिक। ऐसे आज के टाइम में ज्यादातर राजसिक भोजन ही किया जाता है, जिसकी वजह से आज के टाइम में हर किसी को गुस्सा ज्यादा आता है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। तो आप चाय बहुत ज्यादा पियेंगे या ऑयली खाना, स्पाइसी खाना, अच्छे मिर्च मसालेदार खाना खाएंगे तो आपको गुस्सा ऑटोमेटिकली आएगा ही आएगा। छोटी छोटी बात पे आपको गुस्सा आ जाएगा, उसने मुझे ऐसे बोल दिया, उसने मुझे ऐसे क्यों कह दिया, तो यानी कि छोटी छोटी बातों पर। तो तीसरा है तामसिक, जो मंद करने वाला हो, यानी कि आलस उत्पन्न करने वाला, ठीक है। ऐसे हाँ कर लेंगे, आज नहीं कल करेंगे, तो अभी तो खाना खाया, अभी तो हमें सोने का टाइम है, अभी तो आज, हाँ मन तो बहुत करता है पर शरीर नहीं काम करता, चलता नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप कैसा भोजन ज्यादा करते हैं? तामसिक, तमस, जिसमें तमस गुण ज्यादा है, ठीक है।
तो सात्विक वाले को कभी अगर आपने कोई चीज आज सोची है तो उसको वो आज ही करने की कोशिश करेगा कि मुझे आज ही ये काम करना है। तामसिक भोजन वाला उसको सोचता ही रहेगा, अच्छा आज तो ये कारण हो गया, चलो आज नहीं करेंगे कल करते हैं, तो कल आज ये हो गया, चलो आज भी नहीं करते कल करते हैं। तो उनका वो कल मतलब कहते ना वो कभी नहीं आता उनका। तो ऐसे जैसे रात का बचा तामसिक भोजन, तमस गुण किस में ज्यादा है? बासी खाने में, ठीक है, बहुत ज्यादा मांसाहार और बहुत ज्यादा मिठाइयाँ जो खाते हैं, या फिर जंक फूड, एल्कोहल बहुत ज्यादा, शराब का ज्यादा यूज करना, तो ये सब तमस गुण वाले हैं। ठीक है, तो अभी आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा सात्विक, राजसिक और तामसिक। राजसिक में जो समझ लो जैसे कि एक राजा का भोजन माना जाए, जो बहुत अच्छा हैवी फूड हो, अच्छा मसालेदार खाना हो, समझ लो जैसा आपके घर गेस्ट आए हैं तो उनके लिए आप कैसा खाना बनाओगे? राजसिक खाना। ठीक है, तो वो कभी तो ठीक है गेस्ट के लिए, बट आप रूटीन में राजसिक खाओगे तो आप तो राजा नहीं है। तो आपको तो मेहनत करनी है, काम करना है, तो आपको राजसिक भोजन नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा अगर डेली आप राजसिक भोजन करोगे, जो राजाओं वाला, मेहमानों वाला खाना रोज ही, आज चलो पूरी बना लेते हैं, आज ये बना लेते हैं, आज पराठे बना लेते हैं, आज पकोड़े बना लेते हैं, आज अच्छा सा कुछ भी स्पाइसी पनीर राजमा बना लेते हैं, है ना। तो ऐसे ही होता है ना। तो राजसिक भोजन आप तो आपको कैसा भोजन करना है? सात्विक। कभी कभी ठीक है, ऐसा नहीं मैं कह रही कि बिल्कुल त्याग दो, बट उसको सुबह शाम दोपहर में मत लेकर आइए। ठीक है, आप हफ्ते में 10 दिन में खाओगे तो अच्छा भी लगेगा। नॉर्मली हल्का, नॉर्मली खाना खाओ, सात्विक नॉर्मल खाना खाओ, तो आप नॉर्मल अपने सारे काम करोगे, एक्टिव रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे। तो और तामसिक कि रात की दाल सुबह खा ली और अभी तो सब्जी रखी है, अभी उसको मतलब कोशिश करें कि एक समय का बनाओ खाओ। ठीक है, थोड़ा बहुत बच जाए तो अलग चीज है, अन्न का निरादर या अनादर वो भी ना करो, बट हाँ ऐसा भी नहीं कि हर रोज रूटीन में वही चीजें चल रही हैं आपकी, कि एक टाइम बना लिया और फिर उसी को खाए जा रहे हैं, फ्रिज में आप बना बना के स्टोर कर लेते हैं, तो वो उसके अंदर तमस गुण बढ़ गया। ठीक है, ये तो बिहेवियर वाइज चेंज आ रहे हैं, और आपके डाइजेशन में, आपके बॉडी में बीमारियां कितनी पैदा होती हैं वो तो एक अलग पॉइंट है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, गैस बनेगी अगर आप रखा हुआ खाना खाएंगे, एसिडिटी होगी, स्पाइसी खाना खाएंगे तो एसिडिटी होगी, रखा हुआ खाओगे तो गैस बनेगी, कब्ज होएगा। तो ऐसा खाना खाएंगे तो ये भी तमस गुण को बढ़ाता है। तो गुणों के आधार पर पढ़ लिया भोजन कितने प्रकार का होता है, 3, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ठीक है, अभी मैं पूछूंगी भी लास्ट में, तो ऐसा नहीं है, ध्यान से सुनना है और तैयार रहना है। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 6 पर। तो अब यहाँ पे अब आ जाती है बारी पोषण की। ठीक है, पोषण की। तो पोषण पोषण क्या है? पोषण तत्व संबंधी विज्ञान। पोषण तो यह एक नई विचारधारा है जिसका जन्म मूलतः शरीर विज्ञान और रसायन विज्ञान से हुआ है। आहार तत्वों द्वारा मनुष्य के शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन एवं विश्लेषण इसका मुख्य विषय है। दूसरे शब्दों में कहें कि आहार संबंधी सभी प्रक्रियाओं का नाम ही पोषण है। ठीक है, तो पोषण क्या है? ये एक नया आप सब्जेक्ट समझ लो, जिसको न्यूट्रिशन बोल दो या तो ये एक केमिकल बेस्ड और हमारे मतलब तो बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। तो पोषण तत्व का जो स्टडी है ये किस बेस पे होना चाहिए?
पोषण एक आधारभूत मानवीय आवश्यकता है और स्वस्थ जीवन का एक मूलाधार है। जीवन की प्रारंभिक अवस्था से ही उचित वृद्धि, विकास एवं सक्रियता के लिए उचित आहार एवं एक पूर्वापेक्ष है। पोषण तथा स्वास्थ्य का आपस में घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, तो ये पोषण के बारे में यहाँ पे बता दिया गया है। अब पोषण की परिभाषा। विज्ञान की वह शाखा जिसका केंद्रीय बिंदु भोजन और उससे संबंधित अन्य पहलुओं का अध्ययन करना है। तो पोषण में क्या लिखेंगे? अगर पोषण की परिभाषा आती है, इसमें बता दी गई है, जिसमें भोजन और उससे संबंधित अन्य पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, तो वो पोषण है। या पोषण उन प्रक्रियाओं का अध्ययन है जिनके माध्यम से प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण करता है और उसका उपयोग करता है जिससे उसकी वृद्धि हो और वृद्धि और विकास में सहायक हो। यानी कि पोषण क्या है? उस अध्ययन को, उन प्रक्रियाओं के अध्ययन को कहा गया है जिसको कि ऐसे पदार्थों को जो हम ग्रहण करते हैं और उनका उपयोग करते हैं। किस में उपयोग करते हैं? हमारे शरीर की वृद्धि में और हमारे विकास में। ठीक है, वृद्धि और विकास दोनों ही डिपेंड करती हैं पोषण के ऊपर। ठीक है, तीन डेफिनेशन दी गई है। तीसरी डेफिनेशन है, प्राणी द्वारा भोजन ग्रहण करने के बाद भोजन में आने वाले परिवर्तन संबंधी अध्ययन को पोषण कहते हैं। हमने कोई भोजन ग्रहण करा, उसके बाद जो भोजन में परिवर्तन आए उसको भी पोषण कहा गया है। ऐसा इसमें 3 परिभाषाएं दी गई हैं पोषण की। विज्ञान की वह शाखा जिसका केंद्र हाँ, वही चीजें हैं इसमें। तो भोजन से मिलने वाले इन रासायनिक पदार्थों को तत्व कहते हैं। अब यहाँ पे तत्व की बात आ गई। तो यहाँ पे क्या है कि विज्ञान की वह शाखा जिसका केंद्रीय बिंदु भोजन और उससे संबंधित अन्य पहलुओं का अध्ययन करना है, पोषण कहलाती है। भोजन से तात्पर्य शरीर को पोषण प्रदान करने वाले पदार्थों से है। जो पदार्थ हमारे शरीर को पोषण प्रदान करते हैं। भोजन के कई विशिष्ट कार्य होते हैं। यह शरीर को ऊर्जा देता है। तो भोजन का एक काम तो है ऊर्जा देना, दूसरा है उसका निर्माण करना और सभी रोगों से रक्षा करना। 3 मुख्य कार्य हैं भोजन के। तो पहला है ऊर्जा देना, तीसरा है निर्माण करना और दूसरा है निर्माण करना और तीसरा है बीमारियों से या रोगों से रक्षा करना। ठीक है, क्लियर? यहां तक सब कुछ क्लियर है? ठीक है, तो इसमें अब हमने 3 काम पढ़े, ऊर्जा, निर्माण और बीमारियों से रक्षा। तो ये तीनों काम भी अलग अलग काम करते हैं। तो जैसे कि हमारे भोजन में मिलने वाले रासायनिक पदार्थों को तत्व कहते हैं। जैसे ये पोषक तत्व भोजन के आहार घटक हैं। क्या क्या है भोजन में? क्या क्या होना चाहिए? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, मिनरल, जल, खनिज, ये सब भोजन के प्रमुख घटक हैं। ठीक है, तो क्या क्या होना चाहिए आपके खाने में? कार्बोहाइड्रेट, पहली चीज कार्बोहाइड्रेट लिखो, कार्बोहाइड्रेट। दूसरी चीज लिखो प्रोटीन। तीसरी चीज लिखो वसा या फैट। चौथा लिखो खनिज। चौथे में कोमा लगाकर लिखो विटामिन। ये भी चौथे पे ही है, खनिज के साथ विटामिन। और लास्ट नंबर पे जल। ठीक है, अब हमने यहाँ पे पढ़ा था कि भोजन के 3 काम पढ़े थे। ऊर्जा देना, है ना? ऊर्जा देने का काम किसका है? कार्बोहाइड्रेट के सामने लिख दो ऊर्जा देना। तो कार्बोहाइड्रेट का काम कार्बोहाइड्रेट के सामने ही लिख सकते हो। कार्बोहाइड्रेट के सामने लिखो ऊर्जा देने वाला भोजन या पोषक तत्व, जैसे पोषक तत्व। तो ये कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है? ऊर्जा देने का।
ठीक। अब बारी प्रोटीन, जहां प्रोटीन लिखा है, प्रोटीन का काम है निर्माण, शरीर का निर्माण, वृद्धि, निर्माण। तीसरे नंबर पे आपने लिखा था खनिज और विटामिन। इनका काम है बीमारियों से बचाने का। नहीं मैम, वसा, 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 पेट लिखा था। हाँ, तीसरे नंबर पे वसा। वसा का काम भी ऊर्जा देना ही है। अब चौथे नंबर पे था खनिज और विटामिन, तो इसके सामने लिख दो बीमारियों से बचाने का काम। ठीक है, तो मेन तो इन्हीं सबके। जल तो बॉडी के अंदर चाहिए, तो जल एक अलग हो गया, बट जो मेन काम थे वो इन चारों के थे। तो ऊर्जा देने वाले कार्बोहाइड्रेट और फैट हो गया, यानी कि वसा। शरीर का निर्माण और वृद्धि करने का काम प्रोटीन का हो गया। बीमारियों से बचाने का काम किसका हो गया? विटामिन। हाँ, और खनिज, विटामिन और मिनरल्स। खनिज को हम मिनरल्स कहते हैं, तो खनिज तो आप ऐसे कह सकते हैं विटामिन और मिनरल्स का काम है बीमारियों से बचाने का। एक लास्ट पेज कर लेते हैं और उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी। पेज नंबर 7 पर आ जाते हैं। यौगिक आहार। यौगिक आहार का मतलब है फल, सब्जियां और अनाज का सेवन करना। इन खाद्य पदार्थों में फाइबर की भरपूर मात्रा होती है। इसे खाने के बाद आपका काफी समय तक भूख नहीं लगती। ऐसे में पेट भरा रहता है और आप बेवजह अतिरिक्त भोजन करने से बच जाते हैं। ठीक है, वह आहार जिसमें इसको सात्विक कहा जाता है। योग और आयुर्वेद में कहा गया है कि सात्विक आहार के सेवन से मनुष्य का जीवन सात्विक बनता है। अब हम यहाँ पे एक पॉइंट समझेंगे, लास्ट पॉइंट है आज का। इन्होंने बात करी है फाइबर की। यौगिक आहार में कहा कि फल खाओ, सब्जियां खाओ, का अनाज का सेवन करो जिसमें भरपूर मात्रा में फाइबर हो। और इन्होंने कहा कि फाइबर युक्त खाना खाने से आपको बार बार भूख नहीं लगती है और आपका पेट काफी देर तक भरा रहता है। जितना आप फाइबरलेस फूड खाओगे, ऐसा खाना खाओगे, जैसे गेहूं है, गेहूं में फाइबर बहुत कम होता है, तो चावल में भी बहुत कम होता है, तो आप उन्हें खाते हो तो स्वाद तो बहुत लगते हैं, बट वो बहुत जल्दी मतलब वो हो जाते हैं बॉडी के अंदर। तो उससे क्या होता है, आपको फिर बहुत तेज दोबारा भूख लगती है, आप फिर दोबारा खाओगे। तो यानी कि इसको आप ये समझो, जितना आप इसमें फाइबर नहीं है, तो इससे क्या होता है, आपने उसको खा लिया लेकिन आपका वो पच भी, मतलब वो उतनी जल्दी आपके शरीर में उसने फाइबर, उसने यहाँ पे शुगर बहुत ज्यादा दे दी, लेकिन फाइबर ना होने की वजह से भूख भी दोबारा लग गई, नुकसान भी करा और भूख भी जल्दी लगाई। 2-3 घंटे में दोबारा भूख लग जाएगी, फिर आप फिर वही खा लोगे, रोटियां या राइस, फिर आपका फिर से भूख लग जाएगी। तो वो क्या करता है, इसको मैं जल्दी से समझाऊंगी। आप अगर कार्बोहाइड्रेट ऐसी चीज लेते हो जिसमें फाइबर बहुत कम होता है, तो ऐसा खाना खाने से आपको भूख बहुत जल्दी लग जाती है दोबारा। लेकिन इसका नुकसान क्या है, आप कहोगे तो क्या नुकसान है? तो नुकसान ये है कि ऐसा खाना खाने से, एक मिनट मैं दूसरे नंबर से ज्वाइन करती इसकी बैठ। ऐसा खाना खाने का नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि अगर आप फाइबर लेस फूड खाओगे तो उससे उसके अंदर शुगर बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो शुगर आपके बॉडी के अंदर बहुत तेजी से चली गई। ठीक है, क्योंकि उसने तो तेजी से सब कुछ छोड़ दिया आपके शरीर में। ठीक है, यानी कि अगर आपने खाना खाया उसके अंदर इतनी शुगर थी, उदाहरण के तौर पर, तो उसने ये पूरी शुगर आपके ब्लड में ऐसे तुरंत पूरा छोड़ दिया। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई फाइबर जिसमें खूब फाइबर है,
शुगर उसमें भी चाहे इतनी हो, लेकिन फाइबर क्या करता है, उसी काम को धीरे धीरे करता है। आपके ब्लड में शुगर वो धीरे धीरे, जैसे कि हम कहें कि इससे बूंद बूंद पानी गिरेगा, तो आपके बॉडी से वो जो है धीरे धीरे आपका शुगर ब्लड में घुलेगा धीरे धीरे, क्योंकि वो फाइबर पे चिपका हुआ है और वो धीरे धीरे खुलेगा, धीरे धीरे आपके ब्लड में जाएगा। तो जितनी देर तक वो आपके ब्लड में जाएगा इतनी देर तक आपको भूख नहीं लगेगी, और ब्लड जितनी आपकी जरूरत है उसी के हिसाब से वो धीरे धीरे शुगर आपको मिलती रहेगी। लेकिन आपने गेहूं चावल खाया तो खाना खाते ही आपको नींद आ जाती है, आलस आ जाता है बहुत तेज। क्यों? क्योंकि आपने वो शुगर जितना आपने लिया खाना खाया वो पूरा तुरंत उसने डंप कर दिया आपके ब्लड में। अब आपकी बॉडी को नहीं समझ आ रहा कि मैं शुगर का क्या करूं, तो आप 2 घंटे कम से कम उसको लगते हैं उसे एडजस्ट करने में। तो वो कोलेस्ट्रोल बनाएगा, उसको एडजस्ट करेगा इस रूप में उस रूप में। तो 2 घंटे तो आप को बहुत तेज आलस आएगा, आप उठ भी नहीं पाएंगे। लेकिन 2-3 घंटे के बाद फिर दोबारा उसने एडजस्ट कर दिया, फिर आपको भूख, लेकिन वो सब कुछ रहा तो आपकी बॉडी के अंदर ही। इसी वजह से शुगर बहुत तेजी से बढ़ता है। तो आपको कैसा भोजन करना है जिसमें फाइबर बहुत ज्यादा मात्रा में, चाहे वो फल हो, सलाद हो, सब्जियां हो, ऐसे अनाज हो जैसे बाजरा, जौ, ज्वार, इनमें खूब मात्रा में फाइबर होता है। रागी और सामक का चावल। देखिए व्रत रखते हो, एक उदाहरण दे रही हूँ और एंड कर रहे हैं, फिर कल बात करेंगे। तो उदाहरण जैसे व्रत रखते हैं, तो व्रत में आप क्या खाते हो? सामक का चावल। सामक का चावल एक समय खाते हो, फिर भी आपको पूरा दिन मतलब एनर्जी बनी रहती है, भूख भी नहीं लगती बार बार, क्योंकि सामक में बहुत मात्रा में फाइबर पाया जाता है। सामक क्यों खाया जाता है व्रत में? उसका ऐसा क्या अलग है उसमें? उसके गुण उसको अलग बनाते हैं। नॉर्मल चावल में और सामक चावल में क्या अंतर है? सामक में फाइबर बहुत मात्रा में, बहुत, अनाज में सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो वो सामक में फाइबर है। तो उससे क्या होगा, आपने एक समय भोजन कर लिया, सामक खा लिया, तो अगले 24 घंटे तक वो थोड़ा थोड़ा आपको एनर्जी देता रहेगा। नॉर्मल तो आपको एकदम दे देगा, आपको इंजेक्शन की तरह तुरंत ग्लूकोज दे दिया, लेकिन सामक को धीरे धीरे आपको वो एनर्जी देगा, स्लोली। और प्रोटीन बहुत ज्यादा है उसके अंदर सारे पोषक तत्व नॉर्मल चावल से कई गुना ज्यादा है। तो इसलिए व्रत के अंदर सामक का चावल, कि जिससे आपको भूख भी ना लगे और पोषक तत्व बहुत ज्यादा पूरी मात्रा में मिलते रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप व्रत या उपवास में ही सामक खाएं, आप नॉर्मल रूटीन में भी सामक खाएंगे, आप फिट रहोगे, हेल्दी रहोगे, पतले दुबले रहोगे, और आपको बीमारियां भी नहीं आएंगी, शुगर, मोटापा सब नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस बात को कल फिर आगे चलेंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है? तो अब जल्दी से मुझे मैम बताइए, एक चीज बता दी, सामक क्या होता है? सामक जो व्रत उपवास में चावल खाते हैं, मतलब सम सामक किसको बोलते हैं? चावल होता है जिसको व्रत उपवास में खाया जाता है। अच्छा, ये चावल होता है। हम्म तो ये समा अलग अलग नाम से इसको जानते हैं, जैसे कहीं इसको समा का चावल कहा जाता है, कहीं सामक का चावल कहा जाता है। तो अलग अलग नाम से इसको व्रत वाला चावल भी कहते हैं। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से इसको जानते हैं। अच्छा चलिए बताइए कि गुणों के आधार पर भोजन कितने तरीके का होता है? हाँ चलिए मैं पूछती हूँ। सुमन जी आप बताइए। मैम सात्विक, राजविक और तास्मिक। सही नाम नहीं लिए, वो सही बताया है पर उच्चारण सही नहीं था, दोबारा से बताइए। सात्विक, राजविक, राजसी और है जो तास्मिक, तामसिक। तामसिक। हाँ, अब चलिए ठीक है, आप अपना म्यूट कर लें। अब बताइए प्राची आप, कि सात्विक भोजन के क्या गुण हैं? बहुत खाना होता है और बहुत लाइट खाना होता है, जैसे
एक मिनट, हाँ हाँ, अब बताइए। फ्रेश फूड खाना होता है इसके अंदर, जो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है और बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। बहुत सिंपल सोबर खाना होता है बस। अच्छा, और आप बताएंगे कि राजसिक भोजन कौन सा होता है, ये बताएंगे परमेश्वर जी आप। मैडम स्वादिष्ट और मसालेदार भोजन और अच्छा भोजन करना चाहिए, राजा महाराजा द्वारा। स्वादिष्ट क्या, सात्विक भोजन स्वादिष्ट नहीं होगा? स्वादिष्ट वर्ड हटा दीजिए, एग्जाम में भी मत लिखना। स्वादिष्ट क्या आप राजसिक को ही स्वादिष्ट मानेंगे? तो स्वादिष्ट तो आप सात्विक भोजन को भी स्वादिष्ट बना सकते हैं, मतलब बनाने के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो मसालेदार खाना आपका जो है वो तला भुना और मसालेदार कह सकते हैं, तला भुना और मसालेदार। ठीक है, तो ये आपका राजसिक में आ गया। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं तामसिक भोजन की। तामसिक भोजन के लिए अब बताएंगी कुनी जी आप मुझे, तामसिक भोजन कौन सा होगा? जी मैम, रात को बचा हुआ खाना खाना और तला हुआ खाना खाना और अल्कोहल करना, जंक फूड खाना, ये सब मतलब ये तामसिक खाना होता है। हाँ ठीक है, तो इसके बाद जो अब मैं आपसे पूछूंगी कि काल के अनुसार भोजन कितने मतलब करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए, कितने समय भोजन करना सही बताया गया है? 2 बार। ठीक है, तो 2 बार भोजन करना। और सबसे आपकी जो जठराग्नि है, ये इसका आंसर देंगे अघारी जी आप। तो सबसे अग्नि किस समय सबसे तीव्र होती है? दिन के समय कौन सा समय ऐसा है जिस समय अग्नि सबसे तेज होती है? सबिता जी आप बताइए। जी मैम, 10 से 12 बजे तक। जिस समय सूर्य की रोशनी तेज होती है, यानी उस समय हमारी जठराग्नि भी तेज होती है। ठीक है, तो अब लास्ट बस किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो लेते हैं, अदरवाइज क्लास को एंड करेंगे। कच्चा चना भीगा हुआ वो कौन सा माना जाएगा, तामसिक या राजसिक भोजन? मतलब स्प्राउट। हाँ हाँ, वो तो लिविंग फूड है, वो तो सात्विक भोजन है। जो वो तो और सात्विक में भी हम कह सकते हैं कि और लिविंग फूड, उसको तो एक जीव के बराबर, मतलब ऐसा कि जो बहुत अच्छे कैटेगरी एक कह सकते हैं, सुपर फूड की कैटेगरी में आप उसे ले सकते हैं। स्प्राउट्स, भीगे हुए चने, दाल अगर आप अंकुरित करके खाते हैं तो वो तो लिविंग फूड हो जाता है। तो वो काफी अच्छी कैटेगरी, आप उसको और अच्छी कैटेगरी में मान सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम अपनी क्लास को एंड करेंगे। और शांति पाठ आज कौन करेंगे? मैम हम कर लेते हैं। जी करिए अनिमा जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हाथ को रख दीजिए। तो क्लास में सभी अच्छे से उपस्थित रहें और अच्छे से सीखें, ये आपकी लाइफ में, आपके करियर में आपको काफी मदद करेगा। तो क्लास आपको अच्छी लग रही है? यस मैम।